नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव अग्रवाल है और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, एक क्वेश्चनर के बारे में जो रिज़र्व बैंक ने अपने सभी फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स को भेजा है। हम इसमें सवाल थोड़े से पेचीदा है, तो मैं चाहता हूं कि सवाल आप समझ लें ताकि जवाब आपको बनाने में आसानी रहे। सबसे पहले पॉइंट में सवाल यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपके अगेंस्ट अगर किसी भी लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी से कोई भी एडवर्स नोटिस इशू हो रखा है तो आप उसका जिक्र यहाँ करें। इसका अर्थात एक नियम है हमारी रिजर्व बैंक की मास्टर डायरेक्शंस और मनी चेंजिंग एक्टिविटीज, जिसमें लिखा हुआ है जब भी आपके अगेंस्ट कोई भी किसी भी लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी से कार्रवाई शुरू होती है तो 30 दिन के अंदर आपको रिजर्व बैंक को अपडेट देना होता है। अब यहीं पे वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है दोबारा कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई है, अब कार्रवाई किन से द्वारा शुरू करी हो, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, अगर इनसे संबंधित कोई भी आपके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई इशू हो रखी है तो आप यहाँ पे उसका जिक्र जरूर करें। और अगर आपकी कोई कार्रवाई ऐसी शुरू नहीं हुई आपके ऊपर, आप बिल्कुल क्लीन कंपनी हैं, तो आप यहाँ पे बस नील सबमिट कर दीजिए। सेकंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेसेस, सिस्टम, पॉलिसी इन प्लेस to ensure that unauthorized representative do not undertake money changing business on behalf of the FFMC non-bank AD2। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिन केसेस में आपके बिहाफ पे कोई व्यक्ति अनऑथराइजिंगली करेंसी में डील कर लेता है। 3 केसेस हमारी नॉलेज में है इसमें, जिसके बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा प्रकाश डालूँ आपके लिए। सबसे पहला केस, मिस्टर ए मिस्टर बी 2 फॉरेन एक्सचेंज डीलर हैं ये। इन दोनों के अपने अपने लाइसेंसेस हैं, दोनों का लाइसेंस एक ही मोहल्ले में है। मिस्टर बी का लाइसेंस किसी भी कारण से रिवोक कर दिया जाता है। मिस्टर बी की कुछ गलतियां थी और उनका लाइसेंस रिवोक हो जाता है। अब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मिस्टर बी के पास क्या हुआ, लाइसेंस तो रिवोक हो गया बट फिर भी उसके पास उसका अपना कस्टमर बेस है। तो मिस्टर बी एक काम करता है, वो कहता है कि यार मिस्टर ए, आप मुझे एक काम करो, अपनी एक बिल बुक मेरे को दे दो, मैं अपने कस्टमर्स के बिल काटता रहूँगा, आपके नाम से सेल होता रहेगा और उसमें कुछ परसेंटेज आप मुझे दे देना, मैं अपने यहाँ पे करेंसीज बेच दूँगा, करेंसी बेचने खरीदने के बिल बना लेता हूँ, एनकैशमेंट के या फिर कैश मेमो वगैरह के। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर ए तो लीगल व्यक्ति है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर का लाइसेंस है उसके पास, पर मिस्टर बी इलीगली काम कर रहा है। किसके बिहाफ पे कर रहा है, मिस्टर ए के नाम पे। तो दिस इज द फर्स्ट केस जहां पे कोई ऐसा फॉरेन एक्सचेंज डीलर जिसका लाइसेंस रिवोक हो चुका है और अब वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से काम कर रहा है, तो दोनों ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और दोनों सजा के पात्र हैं। मिस्टर बी भी फैमा का कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है और मिस्टर ए रिजर्व बैंक की मास्टर डायरेक्शंस का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें वो एक व्यक्ति को अलाउ कर रहा है कि वो उसके बिहाफ पे अनऑथराइज्ड तौर पे करेंसी की ट्रांजैक्शन कर रहा है। सेकंड केस, मिस्टर ए एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर है और मिस्टर टी एक ट्रैवल एजेंट है। मिस्टर टी ट्रैवल एजेंट है तो वो इनवर्ड ट्रैवल और आउटवर्ड ट्रैवल कराता है इंडिया से। तो जब भी उसका कोई इनवर्ड ट्रैवल होता है तो इंडिया के बाहर से फॉरेनर इंडिया में आता है और वो कुछ करेंसी भी लेके आता है और इलीगल तौर पे मिस्टर टी जो ट्रैवल एजेंट है उसकी वो करेंसी एनकैश कर देता है। किसी की $500 की एनकैशमेंट कर दी, किसी की $400 की एनकैशमेंट कर दी, किसी की $800 की एनकैशमेंट कर दी, किसी की $2000 की एनकैशमेंट कर दी। अब ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं इकट्ठी पूल करके, जैसे लेट्स एग्जांपल हमारे केस में $3700 उसने इकट्ठे कर लिए, ट्रैवल एजेंट है मिस्टर टी ने। अब ट्रैवल एजेंट $3700 एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर मिस्टर ए उसको सारी करेंसी सेल करने के लिए कॉल करेगा कि सर मुझे करेंसी सेल करनी है, आप इसको प्लीज़ परचेज कर लीजिए मेरे यहाँ से। मिस्टर ए $3700 की परचेज की ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देता है। अब मिस्टर ए जो है, जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर है, वो इस ट्रांजैक्शन को किस कैटेगरी में डालेगा? इज इट अ रिटेल ट्रांजैक्शन, इज इट अ बल्क ट्रांजैक्शन और इज इट अ कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन? रिटेल ट्रांजैक्शन तो ये है नहीं, क्योंकि फॉरेनर जो है वो मिस्टर ए के ऑफिस में नहीं आया
और मिस्टर ए ने उसका पासपोर्ट ओरिजिनल देखा नहीं है अपनी आंख से, तो दिस इज नॉट द रिटेल ट्रांजैक्शन। क्या ये बल्क ट्रांजैक्शन है? ये बल्क ट्रांजैक्शन भी नहीं है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट के पास फॉरेक्स का लाइसेंस नहीं है। तो करेंसी का आदान प्रदान के लिए आपको बल्क के डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं बनेंगे। तो क्या ये कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन है? आमतौर पे जब ऐसी ट्रांजैक्शन घटित होती है तो इसको मिस्टर ए जो है वो कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन के तौर पे दिखाएंगे, पर वो कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि मिस्टर टी जो है उसने कभी करेंसी खरीदी नहीं थी मिस्टर ए से। मतलब ट्रैवल एजेंट ने कभी अपने किसी व्यक्ति को बाहर भेजने के लिए करेंसी नहीं खरीदी। इट इज ऑलवेज अ वन वे ट्रैफिक। मतलब अगर तो ट्रैवल एजेंट एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर से करेंसी खरीद रहा है अपने किसी एम्प्लॉय को भेजने के लिए इंडिया के बाहर, और जब वो एम्प्लॉय वापस आ गया और बची हुई करेंसी जब वो बेच रहा, तो दिस इज अ लीगल ट्रांजैक्शन, दिस इज अ कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन। बट यहां पे ट्रैवल एजेंट ने फॉरेन एक्सचेंज डीलर की तरह बिहेव किया है अपने कस्टमर के सामने और उससे करेंसी खरीद ली, और वो करेंसी मिस्टर ए को बेच दी, और मिस्टर ए ने वो करेंसी खरीद के बताया कि मैंने तो कॉर्पोरेट से करेंसी खरीदी है, कॉर्पोरेट से एनकैशमेंट करी है। देखिए ये इलीगल कैसे है? जब मिस्टर टी ने करेंसी खरीदी होगी तो उसने ड्यू डिलिजेंस नहीं करे होंगे, क्योंकि उनको मास्टर डायरेक्शंस की समझ नहीं है, और ऐसा माना भी नहीं जा सकता कि उनको मास्टर डायरेक्शन की समझ है। अगर होती तो क्या उनके पास ही अपना लाइसेंस ना होता फॉरेक्स का? तो मिस्टर टी कोई प्रावधान या कोई नियम कायदे का ध्यान ना रखते हुए करेंसी खरीद लेगा और वो करेंसी मिस्टर ए को बेच देगा, और मिस्टर ए उस करेंसी को खरीद की ट्रांजैक्शन को अगर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन के तौर पे दिखाता है तो ये भी फेमा का उल्लंघन है, और मिस्टर टी ने उल्लंघन तो किया ही है। दिस इज द सेकेंड केस जब आप किसी कॉर्पोरेट से सिर्फ वन वे करेंसी परचेज करे जा रहे हैं, और अगर आपने इस ट्रांजैक्शन को बल्क के तौर पे दिखा दिया तब भी कॉन्ट्रावेंशन है फॉरेक्स का। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि कोई यहाँ पे मिस्टर टी या ट्रैवल एजेंट जो है वो आपके बिहाफ पे अनऑथराइजिंगली और इलीगली करेंसी में खरीद बेच की ट्रांजैक्शंस कर रहा है। तीसरा केस हमारे सामने आता है जब एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर किसी भी व्यक्ति को अपना रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर का लाइसेंस देता है। देखिए आरएमसी की पूरी जिम्मेदारी एफएफएमसी की होती है, और अगर आरएमसी कल को किसी भी गलत एक्टिविटी में पाया जाता है तो एफएफएमसी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर आरएमसी की क्षमता जो है, जो काम करने की क्षमता है, वो सिर्फ करेंसी खरीदने की है मार्केट में, वो बेचेगा सिर्फ अपने ही एफएफएमसी को। अगर आरएमसी करेंसी बेच रहा है तो यहां पे गलती किसकी मानी जाएगी? क्या आरएमसी गलत माना जाएगा या एफएफएमसी गलत माना जाएगा? एफएफएमसी गलत माना जाएगा, क्योंकि एफएफएमसी की ही जिम्मेदारी है उसका इंस्पेक्शन करने की, उसका ऑडिट करने की, उसको ट्रेनिंग देने की। और अगर आरएमसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर के बिहाफ पे करेंसी बेच रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है करेंसी बेचने की। तो ये 3 केसेस हमारे नॉलेज में है जिसके अंदर आपको आपके कंपनी के बिहाफ पे कोई अन्य व्यक्ति अनऑथराइजिंगली करेंसी में डील कर सकता है। इस पॉइंट में आपसे यही पूछा गया है कि इन चीजों की रोकथाम के लिए या इन चीजों को रोकने के लिए आपके ऑफिस में क्या इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करे हुए हैं आपने? आप बताइए, उसी के बारे में आप जिक्र कीजिए।